साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है यूटेरिया के जो करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है वार्षिकी 2024, जिसमें सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसमें जो बजट 2024-25 से संबंधित जो चैप्टर है इसको यहाँ पर देखेंगे। और यह जो करंट अफेयर्स है ये आपके आगामी वो जो बीपीएससी की परीक्षा होनी हो चाहे आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उनमें आपके बजट से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए बजट 2024-25 को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जिससे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए, बजट जो है वो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह पे क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, जो बजट क्या होता है, यह जो बजट होता है यह एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का इसमें विवरण होता है। ठीक, देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया और यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। मतलब जो तीसरा कार्यकाल है मोदी गवर्नमेंट का, उसका ये पहला बजट है। देखिए, भारत में पहली बार जो बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य कौन थे? जेम्स विल्सन थे। और अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्रता के पहले था। स्वतंत्रता के बाद देखें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। तो इतने कुछ फैक्ट याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 2024-25 के बजट को। तो देखिए, 2024-25 का जो बजट है, इस बजट में 4 मुख्य वर्गों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, या इन्हें विशेष जातियां कहा गया है। तो ये 4 मुख्य वर्ग कौन से? पहला है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है महिलाएं और चौथा है अन्नदाता। तो गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता। देखिए, बजट की जो थीम है, थीम क्या है? बजट की थीम है रोजगार कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट जो है वित्त वर्ष 2024-25 का के लिए 2024-25 के लिए जीडीपी का कितना है? मतलब बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो जीडीपी है हमारी, वो कितनी जीडीपी है? वो 3,26,36,912 करोड़ रुपए आंकलित की गई। जो जीडीपी है भारत की 2024-25 के बजट वित्त वर्ष के लिए कितनी है? 3,26,36,912 करोड़ रुपए। जो वित्त वर्ष 2023-24 मतलब जो पिछला वाला था, तो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। जो 2024-25 का बजट है उसका मतलब आकार कितना है? तो कुल 48.21 लाख करोड़, या पूरे अंकों में कहें तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो इस बजट में देखिए, जितना बजट पेश किया जाएगा मतलब कुल प्राप्तियां जो अनुमान क्या है, जो कुल प्राप्तियां कितनी होंगी, वो 48,20,512 करोड़, और इतना ही पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए, जब प्राप्तियों के बारे में देखें तो राजस्व प्राप्ति या रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? वो 31,29,200 करोड़ रुपए है। और पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात कैपिटल रिसिप्ट कितना है? ये 16,91,312 करोड़ रुपए है। जब इसे खर्च करेंगे तो खर्च के रूप में राजस्व खाता जो है, राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? वो आपका 37,09,401 करोड़ रुपए है। जबकि पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 11,11,11,111 करोड़ रुपए। अब थोड़ा सा जो विभिन्न घाटे होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो 4 प्रकार के घाटों के बारे में पूछा जाता है। एक होता है राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दूसरा है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट होता है इंग्लिश में। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। और प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो इससे संबंधित आंकड़े पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो 2023-24 का जो संशोधित अनुमान है और 2024-25 का जो बजट अनुमान है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है 2023-24 में कितना था? जीडीपी का 5.6%, जीडीपी का 5.6। अब 2024-25 में कितना अनुमान है? तो 4.9%। आपको 2024-25 का याद रखना है, और यदि आप 2023-24 का भी याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए, 2023-24 में कितना था? जीडीपी का 5.6, और 2024-25 में कितना अनुमानित है? 4.9% अनुमानित है। और ये कितना है?
आंकड़ों में 16,13,312 करोड़ रुपए। अब इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, दूसरा है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। 2023-24 में ये कितना था? जीडीपी का 2.6%, जबकि 2024-25 में ये 1.8% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2023-24 में 1.6% था और 2024-25 में ये 0.6% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट 2023-24 में ये जीडीपी का 2% था, जबकि 2024-25 में कितना अनुमानित है? 1.4% अनुमानित है। तो आप ये वाले 2024-25 के अवश्य याद रखिएगा। तो 2024-25 के बजट अनुमान में जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.9% है, राजस्व घाटा 1.8% है, प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.6% है और प्राथमिक घाटा 1.4% है। देखिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा है। अभी कितना है 2024-25 में? 2024-25 में 4.9 है। इसे 2025-26 तक जो है 4.5 करना है, मतलब 0.4 जो है ये कम करना है परसेंटेज में। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कितना है? यहां पर हमने कितनी बात की? 4.9%। ये आंकड़ों में कितना है? 16,13,312 करोड़ रुपए। मतलब जो राजकोषीय घाटा है, मतलब इतना पैसा सरकार के पास कम है। तो इतना पैसा कम है तो सरकार क्या करेगी? इतना पैसा कहीं से क्या करेगी? उधार लेगी, कर्जा लेगी। तो मतलब इस बार सरकार को अपने व्यय के लिए 16,13,312 करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। राजकोषीय या फिस्कल डेफिसिट का यही मतलब होता है। देखिए, बजट 2024-25 के जो शीर्ष 4 मद हैं, मतलब रुपया कहाँ से सबसे अधिक कहाँ से आता है और रुपया सबसे अधिक कहाँ पे जाता है। तो सबसे अधिक रुपया कहाँ से आता है, इसमें देखें, सबसे अधिक रुपया आपका आता है उधार और अन्य देयताओं से, यहाँ से 27% आता है। आयकर या इनकम टैक्स से 19% 2024-25 में जो आया है। माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी से 18% आया है और निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आया है। वहीं रुपया जो खर्च किया जाएगा, सबसे अधिक खर्च कहाँ पे होगा? तो ये करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है 21% है, ब्याज अदायगी के रूप में 19% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं किया गया, ये 16% है, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितना है? ये 9% है। ये आंकड़े याद रखिएगा। देखिए, जो बजट है, बजट आपके 2 भाग में है। बजट जो है आपके बजट के 2 भाग हैं, एक खंड ए है और खंड बी है। अब ये बजट भाषण खंड ए क्या है और खंड बी क्या है? देखिए, भाग ए में क्या है? भाग ए जो है यह बजट का व्यापक यानी समष्टि अर्थशास्त्रीय हिस्सा है। इसके तहत सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है। वहीं जो भाग बी है या खंड बी जो है, उसमें क्या होता है? ये जो भाग बी है यह वित्त विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बजट भाषण खंड 1 की बात कर लेते हैं। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की। अब ये 9 प्राथमिकताएं क्या हैं, ये हमें याद रखना महत्वपूर्ण है। पहले 9 प्राथमिकताएं हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा है रोजगार एवं कौशल। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएं। पांचवां शहरी विकास। छठा है ऊर्जा संरक्षण। सातवां अवसंरचना। आठवां नवाचार अनुसंधान एवं विकास और नवा है नई पीढ़ी के सुधार। तो ये 9 आपको जो है याद होने चाहिए। कई बार इस पर प्रश्न बनते हैं कि कौन सा जो है 9 आपके प्राथमिकताओं में शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं पहली प्राथमिकता की। पहली प्राथमिकता क्या है? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन या अनुकूलनीयता। देखिए, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना? 1.52 लाख करोड़ रुपए का। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 क्षेत्रीय, देखिए, किसानों द्वारा खेती करने के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों कितनी है? 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। अगले 2 वर्षों में
इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना या डीपीआई को लागू किया जाएगा। डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, ये होता क्या है। देखिए, यह बुनियादी अवसंरचना आधारित अप्रोच है। यह सार्वजनिक हित में निर्मित एक इकोसिस्टम है जिसमें प्रौद्योगिकी, मार्केट और गवर्नेंस शामिल है। तो ये जो निर्मित इकोसिस्टम है, इसके माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और विनियामक सुरक्षा के दायरे में प्रतिस्पर्धा, निजी नवाचार का इसमें लाभ उठाया जाता है। ठीक है, डीपीआई अर्थात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में 2009 में पेश किया गया था, जब आधार नंबर को पहली बार लॉन्च किया गया था। अब डीपीआई के तहत क्या क्या है, देखिए, डीपीआई का उपयोग करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ जो फसल होती है, खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सरकारी नीति लाएगी। अब दूसरी जो प्राथमिकता है वो क्या है, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। इसके बारे में बात करें तो सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। ठीक है, निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। अब ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए, पहला क्या है, पहला जो है पहली बार काम करने वाले या पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए। इसमें क्या है, इसमें ये सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल का हिस्सा बनने वाले सभी नए व्यक्तियों को 1 महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने के वेतन को 3 किस्तों में दिया जाएगा। अब इसके लिए पात्रता क्या है, योजना में शामिल होने के लिए प्रतिमाह अधिकतम 1 लाख रुपए तक का वेतन होना चाहिए। अधिकतम 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि जो है वो 2 वर्ष है। योजना की अवधि 2 वर्ष की है। अब दूसरी योजना जो है ये विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के बारे में है। तो देखिए, यह जो है विनिर्माण क्षेत्र में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें नियोक्ता को 50 या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। ठीक, अब तीसरा क्या है, नियोक्ताओं को सहायता देना। देखिए, इसमें क्या है, सरकार नियोक्ताओं को जो नौकरियां देते हैं, नियोक्ताओं को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हों। पात्रता क्या है कि कर्मचारी जो है पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हों और उनका वेतन 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ठीक, नए कर्मचारियों को ईपीएफओ में नए प्रवेशकर्ता होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, कार्यबल में वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है। औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कौशल विकास के लिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का उन्नयन किया जाएगा, मतलब अपग्रेडेशन किया जाएगा। और 7.5 साढ़े 7 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा, घरेलू की संस्थानों की बात हो रही, विदेशी संस्थानों की बात नहीं हो रही, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। ठीक है। अब प्राथमिकता तीसरी जो है वो क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। इसमें क्या किया गया है? इसमें देखिए, मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास किया जाएगा। अब देखिए, मिशन पूर्वोदय कहाँ कहाँ लागू होगा? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों में। इसके तहत 5 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नाम याद रखिएगा। इसको शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी, मतलब मिशन पूर्वोदय तैयार किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया, बिहार के गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। और तीसरा, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में कई सारी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण, दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण, तीसरा है बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास, और चौथा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण। इसके अतिरिक्त 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें बिहार के पिरपैती में आपका जो है 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। आंध्र प्रदेश के संबंध में क्या बजट में प्रावधान है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। तथा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या है? जनजाति बहुल गांव है या जो आकांक्षी एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। कितनी? 100 शाखाएं खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए जो है का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अब चौथी प्राथमिकता विनिर्माण एवं सेवाएं हैं। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। इसमें गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन की बात करें तो देखिए, जो लोन होता है या मुद्रा ऋण होता है, उसमें एक श्रेणी होती है तरुण श्रेणी, सबसे छोटा तरुण श्रेणी होता है। 3 श्रेणियां होती है, उसमें सबसे पहला जो होता है तरुण श्रेणी होती है। तो इसमें क्या होता है? 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ट्रेड्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएंगी और एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अब महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में बात करें। इसके तहत घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त इसी में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। ठीक, कितने? 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। संख्या याद रखिएगा 12। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट सीपेस की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब पांचवी प्राथमिकता क्या है? शहरी विकास। इसके तहत 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। 1 करोड़ की। ठीक है। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब छठी प्राथमिकता क्या है? ऊर्जा संरक्षण की। इसमें क्या है? अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। विद्युत भंडारण के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति लाई गई है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। इसके अतिरिक्त उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। ठीक है। किसके बीच में? एनटीपीसी और BHEL के बीच में। हार्ड टू एवेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। 7वीं प्राथमिकता क्या है? अवसंरचना। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए जीडीपी का 3.4% का प्रावधान किया गया है। जो पूंजीगत व्यय है आपका, ठीक है, इसमें यही बताया गया है पूंजीगत व्यय में ना, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, देखिए, राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण आरंभ किया गया है। बिहार में कोसी मेची अंतर राज्य लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए 4 राज्यों, कौन कौन से? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये पहाड़ी पर्वतीय राज्य हैं। असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। तो 4 राज्य के नाम याद रखिएगा: असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। पर्यटन के क्षेत्र में क्या करेगी? विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा, ये दोनों ही बिहार के गया में है, का व्यापक विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका राजगीर में, बिहार के राजगीर में 20वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुवर्त का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास से सहायता की जाएगी। जो 9वीं प्राथमिकता है वो क्या है? नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। 8वीं जो प्राथमिकता है, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। इसके तहत मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी।
मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। और वाणिज्यिक स्तर पर, दूसरा वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा, जो निजी क्षेत्र हैं इनके द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित की जाएगी। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए की। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था को, कितने वर्षों में? 5 वर्ष नहीं है, 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, जो स्पेस इकोनॉमी है, उसको 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अब नवीं प्राथमिकता क्या है? नई या अगली पीढ़ी के सुधार। इसमें ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में कई बिंदु शामिल किए गए। इसमें पहला है सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN, जैसे आपका आधार नंबर होता है उसी प्रकार से विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। दूसरा, संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण करना, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। शहरी भूमि संबंधी क्या कार्य किए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा और श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त NPS वात्सल्य की बात की गई है। NPS वात्सल्य क्या है? माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए, मतलब जो एडल्ट नहीं हुए हैं, तो अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। अब बजट भाषण खंड बी देखते हैं। जो खंड बी है उसमें क्या है? पहले अप्रत्यक्ष करों की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या बात की गई है? क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। जैसे पहला, औषध एवं चिकित्सा उपकरण में, इसमें कैंसर की 3 दवाइयां, नाम याद रखिएगा, टेस्टुजुमाब, डेरुक्सटिकेन, दूसरा है ओशी मर्टिनिव और तीसरा है डुरवालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जों के संबंध में, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। खनिजों के बारे में क्या है? 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव है। BCD का मतलब क्या है? BCD का मतलब है मूलभूत सीमा शुल्क, या इंग्लिश में कहें तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव है। कीमती धातुओं के बारे में बात करें तो सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटा करके, जो BCD है, घटा करके 6% कर दिया गया है और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। अन्य धातुओं के बारे में क्या है? लौह, निक्कल और ब्लिस्टर तांबे। लौह, निक्कल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा दिया गया, BCD हटाया गया है। इसी प्रकार से लौह स्क्रैप और निक्कल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है और तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया गया है? रजिस्टर होते हैं, रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स में अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। और प्लास्टिक PVC, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है, 7.5 से 10% किया गया है। इसी प्रकार से PVC फ्लैक्स, जो प्लास्टिक होता है, PVC फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। सभी पर घटाया नहीं, कुछ पे बढ़ाया भी गया है। दूरसंचार उपकरण के बारे में, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD मतलब मूलभूत सीमा शुल्क जो है, इसको 10% से बढ़ा करके 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधाओं के बारे में क्या कहा गया है? तो देखिए, व्यापार सुविधाओं के संबंध में घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के MRO उद्योग का मतलब क्या होता है? देखिए, M फॉर मेंटेनेंस का मतलब होता है रखरखाव, R फॉर रिपेयर मतलब मरम्मत, और O फॉर ओवरहॉल मतलब कायाकल्प को बढ़ावा देकर। तो ये घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य, मतलब वो उद्योग जो इनका रखरखाव करते हैं, मरम्मत करते हैं और कायाकल्प करते हैं, तो इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को, मतलब मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
सौर ऊर्जा के बारे में क्या है, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बीसीडी मतलब मूलभूत मूलभूत सीमा शुल्क। श्रिम्प्स और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। अब प्रत्यक्ष करों के बारे में बात करें, आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। ठीक है, मतलब इसकी समीक्षा की जाएगी। टीडीएस का सरलीकरण किया गया। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आय हो रही वहीं पे टैक्स काट दिया जाएगा। विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। और म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिट की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। और ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर के 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। टीडीएस के भुगतान में विलंब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डीक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव दिया गया है इसमें। ठीक है, पुनः निर्धारण का सरलीकरण किया गया। पुनः निर्धारण का सरलीकरण किया गया। इसमें क्या किया गया, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय जो है वो 50 लाख या उससे अधिक हो। दूसरा है कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण किया गया है। तो पहले समझ लेते हैं कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन है क्या, जिसे हिंदी में पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन को हिंदी में पूंजीगत लाभ कहते हैं। और यहाँ पे पूंजीगत लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात की गई, जिसे हिंदी में पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। देखिए, यह बॉन्ड धारक की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर लगाया जाने वाला कर होता है, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है। संपत्ति में होने वाली यह वृद्धि बॉन्ड बाजार में बॉन्ड की कीमत में वृद्धि या कमी के कारण होती है। ठीक है, तो देखिए, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा। दूसरा, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर देखिए लघु अवधि पर 20% है, जबकि दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ा करके 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को, जो सूचीबद्ध है परिसंपत्तियां, उनको दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मुकदमेबाजी और अपील के संबंध में क्या है। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः कितना किया गया है। तो देखिए, एक सेकेंड। तो टैक्स अधिकरणों, टैक्स ट्रिब्यूनल के लिए 60 लाख रुपए, हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मतलब में अपने मुकदमे को अपील करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार और निवेश के बारे में, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट जो टैक्स है या कर है, इसकी दर को, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव है। ये भी महत्वपूर्ण, 40 से घटाकर 35। कर आधार का विस्तार, जो टैक्स बेस है उसका विस्तार किया जाएगा। कैसे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ के बारे में क्या है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ा करके 14% करने का प्रस्ताव है। पहले 10% करता था, अब 14% कटेगा। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दांडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब ये दांडिक नहीं रहेगा। ठीक है,
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव किया गया है। इसमें वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ा करके 75,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है करने का। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। जो नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना है वो क्या है? 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स है, 7 से 10 लाख पे जो है आपका 10% टैक्स है, और 10 से 12 लाख पे आपका 15% टैक्स है, और 12 से 15 लाख पे 20% का टैक्स है, और 15 लाख से ऊपर जो है 30% का टैक्स लगेगा आपका। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। जो टॉप के 4 योजनाएं जिन पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया जाएगा, उसमें पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 2,05,250 करोड़ रुपए खर्च होगा। फिर मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए। फिर तीसरा जल जीवन मिशन 70,163 करोड़ रुपए। और फिर है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़ रुपए। कई बार ये क्रम लगाने के लिए पूछता है। फिर अब बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर जो व्यय है सबसे अधिक किस सेक्टर में व्यय किया गया है? तो सबसे अधिक रक्षा सेक्टर में किया गया, 4,54,773 करोड़ रुपए। फिर ग्रामीण विकास पे 2,65,808 करोड़ रुपए। फिर तीसरे कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप है 1,51,851 करोड़ रुपए। फिर आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पे क्रम गड़बड़ थोड़ा सा। फिर शिक्षा है 1,25,638 करोड़ रुपए। फिर आपका स्वास्थ्य है 89,287 करोड़ रुपए। तो क्रम क्या है? रक्षा, फिर ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य है। तो ये आपके बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनसे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।